गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट ऊष्मा संचरण। सिंगल क्लास के माध्यम से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर को पूरी तरह से हम खल्लास करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी को मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का मैं आप लोगों को इसलिए नहीं पढ़ाने वाला हूं डियर स्टूडेंट, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो हमें आपको समझाने की जरूरत पड़े। सारे आपका थ्योरी भर के रखा है, तो आपका टाइम जो है ना बहुत कीमती है। तो उस टाइम को देखते हुए डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। यदि आपका ऐसा कोई टॉपिक मिलता है कि जिसको हमें समझाने की जरूरत पड़े, तो उस टॉपिक को डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ ही समझा दूंगा। तो हमारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से समझो। देखो बोला है डियर स्टूडेंट, किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है परम ताप के वर्ग के, परम ताप के तृतीय घात के, परम ताप के चतुर्थ घात के। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका किसी भी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर होती है ना, वो आपका परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान में रखिएगा, किसी भी सतह से उत्सर्जित विकिरण की जो दर होती है ना, वो आपका परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, क्योंकि Q बट्टे टी बरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है T पे पावर 4। यानी कि उत्सर्जित विकिरण की जो दर होती है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, यह आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, किसी वस्तु के पृष्ठ की अवशोषकता 0.8 है। यदि विकिरण द्वारा पृष्ठ पर 5 जूल ऊष्मीय ऊर्जा आपतित हो, तो वस्तु की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा डियर स्टूडेंट, चाहे आपसे पूछ ले ऊर्जा में वृद्धि, चाहे आपसे पूछ ले डियर स्टूडेंट ऊर्जा में वृद्धि, या चाहे आपसे पूछ ले ऊर्जा में वृद्धि, या आपसे पूछ ले अवशोषित विकिरण, या आपसे पूछ ले अवशोषित विकिरण, तो दोनों बातें आपकी सेम होती है। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे आपसे ऊर्जा में वृद्धि पूछ ले या अवशोषित विकिरण पूछ ले, दोनों बातें सेम होती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो हमको डियर स्टूडेंट एक फार्मूला पता है। फार्मूला क्या पता है, अवशोषकता बराबर क्या होता है, अवशोषकता बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट अवशोषित विकिरण। अच्छी तरीके से नोट कर लेना, अवशोषित विकिरण बटे आपका होता है आपतित विकिरण। अवशोषित विकिरण बटे आपका होता है डियर स्टूडेंट आपतित विकिरण, बटे आपका होता है डियर स्टूडेंट
आपतित विकिरण, यह सिंगल सा फार्मूला है, अच्छी तरीके से नोट कर लेना। अवशोषकता बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट अवशोषित विकिरण बटे का आपका होता है डियर स्टूडेंट आपतित विकिरण। तो अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको कितनी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि आपसे अवशोषित विकिरण पूछा जा रहा है, जिसे हम ऊर्जा में वृद्धि भी कहते हैं। तो अवशोषकता कितना दे रखा है, तो अवशोषकता दे रखा है डियर स्टूडेंट आपको 0.8, तो मैंने 0.8 रख दिया। और अवशोषित विकिरण आपको निकालना है, तो अवशोषित विकिरण अवशोषित विकिरण और नीचे में आपका दे रखा है आपतित विकिरण। तो कुल आपका आपतित जो ऊर्जा है वो आपको दे रखा है 5 जूल। आपतित विकिरण या आपतित ऊर्जा दोनों बातें सेम है। तो आपतित विकिरण की वैल्यू आपको दे रखा है 5, तो 5 रख दो। तो यहां से डियर स्टूडेंट 5 का गुणा जब 0.8 में कराओगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 4 जूल, यानी कि जो आपका अवशोषित विकिरण है 4 जूल हो जाएगा। और जो आपका अवशोषित विकिरण है ऊर्जा में वृद्धि के बराबर है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा में वृद्धि होगी 4 जूल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोला है डियर स्टूडेंट कि दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे उष्मा का अवशोषण कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका है सूर्य चमकदार होता है। और ऑप्शन नंबर डी आपका किरणें तेजी से आती हैं। तो डियर स्टूडेंट दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों से अधिक गर्मी इसलिए होती है क्योंकि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे वायुमंडल का अवशोषण कम होता है। किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे आपका उष्मा का अवशोषण कम होता है, इसीलिए आपका दोपहर के समय अधिक गर्मी होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बोला है डियर स्टूडेंट कि पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है। तो आपको बताना है कि पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता क्या होती है। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता क्या होती है, तो पूर्णतः कृष्ण पिंड की जो अवशोषकता होती है वो आपका 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता आपका 1 होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोला है चाय बनाने में उष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है। चाय बनाने में उष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा या संवहन द्वारा या सभी में। तो चाय बनाने में उष्मा का जो संचरण होता है संवहन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान से समझिएगा। उष्मा सबसे तेजी से संचालित होती है। तो सबको पता है डियर स्टूडेंट उष्मा सबसे तेजी से संचालित होती है वो आपका विकिरण द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.4 है, इस पर आपतित 10 जूल उष्मा में से
कितनी परावर्तित हो जाएगी, ये आपको बताना है। यानी कि कितनी ऊष्मा परावर्तित हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो परावर्तित ऊष्मा की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हमको पता होना चाहिए कि अवशोषित ऊर्जा कितनी है, यानी कि अवशोषित विकिरण की वैल्यू कितनी है। तो जब हमको अवशोषित विकिरण की वैल्यू पता चल जाएगी डियर स्टूडेंट, तो हम लोग करेंगे क्या, आपतित विकिरण में से अवशोषित विकिरण घटा दोगे ना, तो आपको परावर्तित विकिरण की वैल्यू मिल जाएगी। तो आ जाओ डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अवशोषित विकिरण निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं, आपको पता है डियर स्टूडेंट कि अवशोषकता बराबर क्या होता है। अवशोषकता बराबर आपका होता है अवशोषित विकिरण बट्टे आपतित विकिरण। अवशोषकता बराबर आपका क्या होता है, अवशोषित विकिरण, अवशोषित विकिरण बटे का आपका होता है डियर स्टूडेंट आपतित विकिरण। ये आपका अवशोषकता का फार्मूला है। अवशोषकता बराबर अवशोषित विकिरण बटे का आपका होता है डियर स्टूडेंट आपतित विकिरण। अब यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपतित विकिरण, आपतित विकिरण, अब सारी वैल्यू रख दो। तो अवशोषकता का मान है आपका 0.4 बराबर अवशोषित विकिरण आपको निकालना है। तो अवशोषित विकिरण, अवशोषित विकिरण और नीचे में आपतित विकिरण की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 जूल। तो नीचे में आ जाएगा आपको बट्टे का 10। तो यहाँ से अवशोषित विकिरण की वैल्यू निकालोगे, अवशोषित विकिरण, अवशोषित विकिरण की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, अवशोषित विकिरण बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणे का 0.4 यानी 4 जूल आपको मिल जाएगा। तो आपको परावर्तित विकिरण की वैल्यू निकालनी है, तो परावर्तित विकिरण निकाल लेते हैं। तो परावर्तित विकिरण, तो परावर्तित विकिरण की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपतित विकिरण में से अवशोषित विकिरण घटा दो। तो आपतित विकिरण की वैल्यू है 10 जूल और 10 में से अवशोषित विकिरण 4 घटा दोगे तो मिल जाएगा आपको 6 जूल। यानी कि जो आपका परावर्तित विकिरण बोलो या परावर्तित ऊष्मा की जो मान होगी वो आपका 6 जूल होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। अवशोषकता बराबर अवशोषित विकिरण बटे आपतित विकिरण, और परावर्तित विकिरण निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, तो आपतित विकिरण में से अवशोषित विकिरण घटा देना। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझना। देखो बोला है यदि किसी पिंड का परमताप, यदि किसी पिंड का परमताप 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ऊष्मीय विकिरण किसके बराबर होता है, जो आपका ऊष्मीय विकिरण होता है डियर स्टूडेंट, जो आपका ऊष्मीय विकिरण होता है डियर स्टूडेंट परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बोला है परम ताप को 3 गुना कर दो। तो परम ताप को जब 3 गुना कर दोगे तो 3 पे पावर 4 यानी कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऊष्मीय विकिरण होगा वो आपका 81 गुना हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्री का नंबर है, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट, बोला है किसी वस्तु का परमताप 2 गुना कर देने पर उत्सर्जित ऊष्मा की दर क्या होगी। उत्सर्जित ऊष्मा की दर या ऊष्मीय विकिरण दोनों बातें सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है।
तो यहाँ पर आपका उष्मीय विकिरण क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जो उष्मीय विकिरण होता है डियर स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बोला है परम ताप को हम 2 गुना कर देते हैं तो 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16 गुना हो जाएगा, यानी उत्सर्जित उष्मा की जो दर होगी 16 गुना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ही शिद्दत के साथ बताऊंगा, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो क्या बोला है, एक कृष्ण पिंड ए से कृष्ण पिंड बी जिसका आकार एवं माप ए के समान है की अपेक्षा 4 गुनी उष्मा का विकिरण होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखना, की अपेक्षा 4 गुनी उष्मा का विकिरण होता है। यदि ए का जो तापमान है 192 डिग्री सेल्सियस है तो बी का तापमान लगभग में कितना होगा, ए हमें बता दो। बी का तापमान लगभग में कितना होगा, ए हमें बता दो। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो वैल्यू दे रखी है ना उसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो बोला है कि ए के समान है लेकिन 4 गुनी उष्मा का विकिरण होता है, यानी कि जो आपका ई ऑफ ए की वैल्यू है वो आपका ई ऑफ बी के 4 गुना के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है एक कृष्णपिंड ए से कृष्णपिंड पी जिसका आकार एवं माप ए के समान है लेकिन 4 गुना उष्मा का विकिरण होता है, यानी कि जो आपका उष्मीय विकिरण ए की वैल्यू है उष्मीय विकिरण बी से 4 गुना उष्मा का विकिरण होता है। तो मैंने 4 गुना कर दिया। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट ए के उष्मीय विकिरण और बी के उष्मीय विकिरण में आप अनुपात निकालोगे तो 4 मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट इन्होंने T1 की वैल्यू भी दे रखा है, यानी कि ए का तापमान भी दे रखा है, यानी TA की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि हमारा 192 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें आप 273 ऐड करो तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, और क्या होगा 9 7 16 को 6 होगा, ठीक है। उसके बाद से 3 1 4 और 1 5, यानी कि 565 केल्विन हो जाएगा, यानी कि 565 केल्विन हो जाएगा आपका ए का जो टेम्परेचर है, जो ए का तापमान है 565 केल्विन होगा। अब डियर स्टूडेंट उष्मीय विकिरण और तापमान में आपको रिलेशन पता है कि ई जो उष्मीय विकिरण होता है वो आपका परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है। तो यहाँ से यदि मैं EA अपान EB की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, TA पे पावर 4 बटे का आपका T ऑफ B पे पावर 4 के बराबर होगा। यहाँ से EA अपान EB की वैल्यू रख दो, तो EA अपान EB की वैल्यू 4 है तो मैंने 4 रख दिया बराबर TA बटे TB। आप पूरे के पावर 4 भी तो लिख सकते हो क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों के घात समान है। अब डियर स्टूडेंट 4 को चतुर्थ घात के रूप में लिखना है तो 4 को क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना। 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कड़ी में 2 पे पावर 4 के रूप में। 4 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 पे पावर 4 के रूप में, यानी कि हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। तो इस कड़ी में 2 का कड़ी में 2 कराओगे 2 मिलेगा, और इन दोनों कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में कराओगे तो 2 मिलेगा, यानी कि 2 दूने 4 मिल जाएगा। यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 पे पावर 4 के रूप में, अब बराबर आपका है TA अपान TB पे पावर 4 है ही। अब देखो दोनों साइड घाते आपकी समान है तो पावर 4 से पावर 4 आपका कैंसिल हो जाएगा।
पावर 4 से आपका पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर लो, यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लो। तो कौड़ी में 2, टीए की वैल्यू आपने कितना निकाला है 565 केल्विन, तो ए आपका हो जाएगा 565 बटे का आपका हो जाएगा टीवी। तो यहाँ से टीवी की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा 565 बट्टे का कौड़ी में 2, 565 बट्टे का कौड़ी में 2। तो कौड़ी में 2, कौड़ी में 2 से जब भाग दोगे ना 565 में, तो आपको टी ऑफ बी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 329, वो आपको मिल जाएगा 329, वो आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 329। अब डियर स्टूडेंट ए जो आपका बी का टेम्परेचर आया है केल्विन में आया है, लेकिन आपको ऑप्शन दे रखा है डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए हम करते क्या हैं, इसमें हम 273 माइनस कर देते हैं। तो टीवी की जो वैल्यू होगी 329 माइनस का आपका हो जाएगा 273, तो 9 में से 3 जाएगा 6, और यहाँ पर आपका 12 में से 7 जाएगा 5, तो 56 डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा। यानी कि जो बी का तापमान होगा वो आपका 56 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो शिद्दत के साथ स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट कि ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता है, नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार कभी होता है कभी नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो आपका ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन और परिवर्तन होता है वो आपका प्रकाश के नियमों के अनुसार ही होता है। ऊष्मीय विकिरण का जो अपवर्तन और परावर्तन होता है प्रकाश के नियमों के अनुसार ही होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो क्या बोला है, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उनकी मात्रा पर, या उनके आयतन पर, या उनके तापांतर पर, या उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर। तो दो वस्तुओं के बीच जो ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उनकी मात्रा पर निर्भर करता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ध्यान से समझना, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखो क्या बोला है, एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.2 है। एक पृष्ठ की अवशोषकता डियर स्टूडेंट 0.2 है। यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो तो कितना विकिरण इस तल द्वारा अवशोषित होगा, ये आपको बताना है। यानी आपको अवशोषित विकिरण की वैल्यू बताना है। तो आपको फार्मूला पता है डियर स्टूडेंट कि अवशोषकता बराबर क्या होता है। बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए, आपको अलग से समय देना ना पड़े। तो अवशोषकता बराबर आपका होता है अवशोषित विकिरण। अवशोषकता बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट अवशोषित विकिरण बटे आपका होता है डियर स्टूडेंट आपतित विकिरण, बटे आपका होता है डियर स्टूडेंट आपतित विकिरण। अब सारी वैल्यू रख दो, अब सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अवशोषकता का मान है आपका 0.2। आपको अवशोषित विकिरण निकालना है, आपको अवशोषित विकिरण निकालना है।
और आपतित विकिरण की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आपतित विकिरण की वैल्यू आपको दे रखी है 50 जूल। आपतित विकिरण की वैल्यू दे रखी है 50 जूल, तो नीचे में रख दो 50। तो यहां से अवशोषित विकिरण की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 50 गुणे 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा? 50 गुणे 2 करोगे तो 10 जूल मिल जाएगा। यानी कि अवशोषित विकिरण जो होगा, यानी कि अवशोषित विकिरण जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 10 जूल के बराबर होगा। अवशोषित विकिरण जो होगा वो आपका 10 जूल के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो क्या बोला है, उष्मीय विकिरण की चाल होती है। उष्मीय विकिरण की जो चाल होती है डियर स्टूडेंट, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। उष्मीय विकिरण की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की जो चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा डियर स्टूडेंट पृथ्वी तक विकिरण माध्यम से पहुंचती है। किस माध्यम से? विकिरण द्वारा पहुंचती है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा विकिरण द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से और आराम से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। बोला है किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। मध्य में या शीर्ष पर या कहीं भी या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी द्रव को यदि आप शीघ्र शीतल करना चाहते हो ना, तो जो शीतलन व्यवस्था होगी शीर्ष पर लगानी होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक चीज मैं देखा हूं डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, आप शायद सुने भी होंगे कि एक ही टॉपर को कई सारे चैनलों पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जो बिहार का रैंक 1 और रैंक 2 वाले स्टूडेंट थे ना, सेम स्टूडेंट को 2-2, 3-3 चैनलों पर दिखाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो टॉपर स्टूडेंट है रैंक 1 वाला और रैंक 2 वाला, वो दिन के 24 घंटे में 48 घंटे की पढ़ाई करता था। यानी कि पूरा दिन रात केवल पढ़ता ही था, कुछ नहीं करता था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्कैम है। यानी एक ही स्टूडेंट को कई सारे चैनल दिखा रहे हैं, जबकि है कुछ नहीं। जो कंटेंट और कॉन्सेप्ट देना चाहिए बच्चों को वो नहीं देना है, बस हमारा रैंक 1 रैंक 1। तो बहकावे में आपको बिल्कुल नहीं बना है। शिद्दत के साथ पढ़ाई करो, जहां पर कंटेंट और कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है वहां पर ध्यान दो। वो सब कर क्या रहे हैं, रैंक 1 और रैंक 2 करके दिखा करके अपना पेड कोर्स आपको बेचते हैं। तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करना है जहां पर शिद्दत के साथ आपको तैयारी करवाई जाती है। और आप खुद समझ सकते हो कि कहाँ हमारे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कहाँ पर हम अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है डियर स्टूडेंट कि यदि आपका एक बार ये समय निकल जाएगा ना, तो पुनः आपका वापस नहीं आएगा। तो जो आपके पास अभी समय है अच्छी तरीके से जरूर तैयारी कर लेना, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो आ जाओ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो बोला है किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता जो है वो आपका ई है, तो अवशोषकता क्या होगी? तो उत्सर्जकता या अवशोषकता दोनों बातें सेम होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। तो मैंने आपको बताया है
कि जो विकिरण माध्यम में जो विकिरण की चाल होती है वो आपका प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो यहाँ पर भी विकिरण द्वारा जो उष्मा के स्थानांतरण की चाल होगी प्रकाश की चाल के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। बोला है यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न उष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण है। तो सबको पता है कि जो आपका यांत्रिक कार्य और उत्पन्न उष्मा में जो संबंध प्रदर्शित करता है वो आपका J बराबर W/H होता है। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा या न्यूमेरिकल पूछेगा, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है J बराबर W/H, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप ध्यान से समझिएगा। एक फार्मूला से आप देख रहे हो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। किस पे? अवशोषकता बराबर अवशोषित विकिरण बटे आपतित विकिरण से। तो अच्छी तरीके से उस फार्मूले को ध्यान में रख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से 100% आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की जो वैल्यू है वो आपका कितना है, किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण की वैल्यू आपका 84 जूल है। इनमें से 24 जूल पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो पृष्ठ की अवशोषकता ज्ञात करो। तो अवशोषकता बराबर क्या होता है, अवशोषकता बराबर क्या होता है, अवशोषकता बराबर आपका होता है अवशोषित विकिरण बटे का आपतित विकिरण। तो अवशोषित विकिरण कितना है, तो अवशोषित जो होता है वो आपका 24 जूल, यानी अवशोषित विकिरण की वैल्यू आपका है 24 बटे का आपका होता है आपतित विकिरण। तो आपतित विकिरण की वैल्यू आपका है 84 जूल। तो इसी को आप सॉल्व कर लो। तो 12 दूना 24 अब 12 सत्ते 84, यानी आपका हो जाएगा 2/7। 7 से कैंसिल करो तो देखो पॉइंट लगेगा, 7 दूना 14, 6 0 7 56, यानी 0.28 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आया नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर स्टूडेंट, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 21। तो ध्यान से समझना, यहां पर पूछा है उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था। तो उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध डी जूल ने ज्ञात किया था, डी जूल ने ज्ञात किया था। अभी मैंने आपको बताया है कि J बराबर आपका होता है W/H। यह आपका रिलेशन होता है उष्मा और उसके द्वारा किए गए कार्य में, जिसको डी जूल ने ज्ञात किया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 22। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बोला है कि पानी 42 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। यदि स्थैतिक ऊर्जा हानि 1/2 भाग उष्मा में परिवर्तित हो जाए तो पानी के ताप में वृद्धि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर बात हो रहा है पानी 42 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरता है, पानी 42 मीटर ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, H ऊंचाई पर आपका स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहां पर आप लिख लो H ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, H ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। तो H ऊंचाई पर जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपका किसके बराबर होती है, वो आपका mgh के बराबर होती है। फिर क्वेश्चन में बोला है यदि स्थैतिक ऊर्जा हानि 1/2 भाग उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो आपका स्थैतिक ऊर्जा mgh है इसका 1/2 भाग उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो उष्मा में परिवर्तित अगर 1/2 भाग हो जाता है तो बची उष्मा जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये बताओ। क्वेश्चन में बोला है यदि स्थैतिक ऊर्जा हानि 1/2 भाग उष्मा में परिवर्तित हो जाता है,
तो जो आपका स्थैतिक ऊर्जा mgh का है, इसका 1/2 भाग उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बची उष्मा Q की वैल्यू है वो आपका इसका आधा भाग ही तो बचेगा, यानी आपका जो बची उष्मा होगी वो आपका mgh/2 के बराबर होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि उष्मा Q बराबर क्या होता है। उष्मा Q बराबर आपका होता है ms डेल्टा T बराबर mgh अपान का हो जाएगा 2। m से m को कैंसिल कर दो। अब डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पर जो आपका पानी की विशिष्ट उष्मा है कितनी होती है, तो आप कहोगे पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो आपका 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस होती है। और डेल्टा टी की वैल्यू आपको निकालना है क्योंकि ताप वृद्धि पूछा जा रहा है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू आपको निकालना है बराबर जी की वैल्यू आप ले लो 9.8 और ऊंचाई h की वैल्यू दे रखा है 42 मीटर, तो गुणे आपका हो जाएगा 42 और नीचे में तुम 2 चिपका दो। ठीक है, अब देखो कटने क्या वाला है। 42 से हम 4200 को काटेंगे तो 100 बार में कटेगा। और क्या काट सकते हो, 2 से काटोगे 9.8 को तो 4.9 बार में कटेगा, यानी डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो आपका क्या मिलेगा 4.9 और नीचे 4.9 और नीचे में तुम्हारा आ जाएगा 100। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नीचे में तुम्हारा आ जाएगा 100, तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे डियर स्टूडेंट तो आपको मिल जाएगा 0.049 डिग्री सेल्सियस, यानी ताप वृद्धि का जो मान होगा 0.049 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि 4.9 में आप 100 से भाग दोगे तो 0.049 डिग्री सेल्सियस ही आएगा, यानी ताप वृद्धि जो होगा वो आपका 0.049 डिग्री सेल्सियस होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 23। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो बोला है एक ही पदार्थ से बनी हुई 2 बेलनाकार छड़ी द्वारा उष्मा का प्रवाह हो रहा है। छड़ी का व्यास आपका 1:2 का अनुपात में है और उनकी जो लंबाई है 2:1 के अनुपात में है। यदि दोनों सिरों पर तापांतर समान है तब इनमें उष्मा का प्रवाह की दर क्या होगी, ये आपको बताना है। यानी आपसे Q/T की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैल्यू आपको दे रखा है अच्छे से नोट कर लो। बोला है छड़ी द्वारा उष्मा का प्रवाह हो रहा है, छड़ी का व्यास 1:2 है, यानी कि हम कह सकते हैं D1:D2 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपका 1:2 रखा है। तो यदि आपका व्यास 1 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 0.5 होगी। यदि आपका व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 1 हो जाएगा और R1 की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, यानी R1/R2 बराबर 0.5/1 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं R1/R2 बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट उनकी लंबाई में 2:1 का अनुपात है, यानी L1/L2 की जो वैल्यू दे रखा है 2:1 दे रखा है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन पर। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि उष्मा प्रवाह की दर जो आपका Q/T होता है वो किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका A/L की। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं Q/T
दो बेलनाकार छड़ी है ना, Q/T आपका पहली छड़ी के लिए 1 ले लेता हूँ और दूसरी छड़ी के लिए मैं 2 ले लेता हूँ, यानी कि Q2 1 और Q2 2 की वैल्यू आपको निकालना है। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A1 बट्टे का L1 बटे का हम लिख सकते हैं A2 बट्टे का L2 के रूप में। अब सारी वैल्यू तुम रख दो। अब सारी वैल्यू तुम रख दोगे तो Q बट्टे T 1 बटे Q बट्टे T 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर A1 की जो वैल्यू होगी, यानी कि बेलनाकार भाग है, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई R1 का स्क्वायर बटे का L1। और दूसरी छड़ी के लिए यानी A2 की जो वैल्यू होगी वो आपका पाई R2 का स्क्वायर बटे का आपका हो जाएगा L2। तो देखो कौन सी वैल्यू कटने वाली है, तो पाई से तुम पाई को खल्लास कर दो, पाई से तुम पाई को खल्लास कर दो, यानी आपको मिल जाएगा QT फर्स्ट डिवाइडेड बाय Q/T सेकेंड की जो वैल्यू होगी, ये आपका L2 आपका R1 के साथ जाएगा, यानी R1 का होल स्क्वायर इंटू का L2 हो जाएगा बटे R2 का होल स्क्वायर इंटू का L1 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितना है, R1 की वैल्यू कितना है, तो R1 की वैल्यू आपका है डियर स्टूडेंट 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, और L1 की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 2, तो L1 की वैल्यू आप सॉरी L2 है ना, तो L2 की वैल्यू कितना लेना है 1, तो L2 की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं बटे R2 की वैल्यू कितना है, तो R2 की वैल्यू आपका 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू L1 की वैल्यू कितना है, तो L1 की वैल्यू आपका है 2, तो गुणे 2, तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 1/8, यानी कि उनके उष्मा प्रवाह की जो दर होगी 1:8 में होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। बोला है किसी वस्तु का ताप 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वस्तु के पृष्ठ से निकलने वाले विकिरण का रंग कैसा होगा, ये आपको बताना है। वस्तु से निकलने वाले विकिरण का रंग कैसा होगा, ये आपको बताना है। तो 500 डिग्री सेल्सियस जब तुम ताप बढ़ा दोगे ना, तो जो आपका पृष्ठ से निकलने वाले विकिरण का रंग होगा ना, पूरी तरह से लाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पर। उष्मा चालन की वह विधि जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी बताओ कि उष्मा चालन की वह कौन सी विधि है जिसमें अणु अपना स्थान नहीं बदलते हैं। तो चालन में कि संवहन में कि विकिरण में कि यह सभी। तो डियर स्टूडेंट, उष्मा चालन के चालन विधि में ना आपके जो अणु होते हैं स्थान नहीं बदलते, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। बोला है कि द्रव की उष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए, द्रव की उष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए, द्रव की उष्मा चालकता ज्ञात करने के लिए हम ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा क्यों रखते हैं। ठंडा इसलिए रखते हैं क्योंकि संवहन नहीं होता। ऊपर का भाग गर्म और नीचे का भाग ठंडा इसलिए रखते हैं क्योंकि संवहन नहीं होता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 27। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो। देखो बोला है किसी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ाने पर आप कौन सा रंग देखेंगे। तो यदि आप किसी भी पदार्थ का ताप धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, तो वहां पर जो आपका रंग देखेंगे ना, वो आपका सफेद रंग देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 को भी आप ध्यान से समझना। बोला है उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं का पारस्परिक टक्करों द्वारा उष्मा का संचरण होता है। ये आपको बताना है कि
संचरण ए है, इसको संचरण कर दो, संचरण, ठीक है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें अणुओं को पारस्परिक टक्करों द्वारा उष्मा का संचरण होता है, चालन में, विकिरण में या संवहन में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन देख करके बताओ डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, अणुओं को पारस्परिक टक्करों द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है ना, वो आपका संवहन विधि में होता है। तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 29। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। बोला है एक वस्तु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 700 मीटर स्क्वायर है। इसमें 10 सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की जो मात्रा है ना, वो आपका 1400 जूल है। तो पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपका उत्सर्जन क्षमता होता है, जो आपका उत्सर्जन क्षमता होता है ना, वो किसके बराबर होता है, जो आपका उत्सर्जन क्षमता होता है वो आपका उत्सर्जित विकिरण की दर बटे क्षेत्रफल गुणे समय के बराबर होता है। यानी उत्सर्जन क्षमता बराबर आपका होता है उत्सर्जित विकिरण की दर, उत्सर्जित विकिरण की दर, विकिरण की दर बटे का आपका होता है क्षेत्रफल गुणे का टाइम होता है। तो उत्सर्जित विकिरण की दर आपको दे रखा है 1400 जूल। तो लो जी भैया हम 1400 जूल रख दिए, बटे एरिया आपका कितना है 700 मीटर स्क्वायर। तो गुणे 700 और समय की वैल्यू हम ले लेते हैं 10। तो 00 से 00 काट दो, ठीक है। तो आपको 7 से काट देना है 14 को, तो 2 बार में मिलेगा। तो मिल जाएगा आपका 2/10, 2/10। तो 2/10 को तुम क्या लिख सकते हो, 2×5 यानी 1/5 और 1/5 का मान 0.2 के बराबर होता है। 0.2 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका चैप्टर नंबर 13 उष्मा संचरण पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना रहे किसी भी क्वेश्चन में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14। तो डियर स्टूडेंट मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।